यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री लेता है तो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर होगा, उसे अपने हिस्से की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना होता है। तो उसे कितनी कैपिटल लेकर आनी चाहिए, इट विल डिपेंड। कभी कभी तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि शुरू से ही बता देते हैं इतनी कैपिटल लेकर आना है, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स के अकॉर्डिंग जितनी कैपिटल पुराने ओल्ड पार्टनर्स की है, अकॉर्डिंग टू दैट उसे कैपिटल लेकर आनी होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपके इस बार के एक टर्म के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस रखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट को कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसका आंसर क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, रेशो उनका 5:3 है। सी को एडमिट करें फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। आप ये वाला एक 3 या 4 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 बड़े बड़े वाले क्वेश्चन पूरे फुल फ्लेज कर जाने चाहिए हर स्टूडेंट को। रीजन इज दैट आपका एक सेक्शन आएगा जिसके अंदर एक पूरा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा, वो उससे रिलेटेड 5 या 4 क्वेश्चंस होंगे। तो वो 4 या 5 क्वेश्चन अच्छे से करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लेने चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, अब जैसे सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू से एंड तक पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी 2 पार्टनर है, उनकी रेशो 5:3 है। नए पार्टनर सी को एडमिट करें फॉर 1/4 शेयर, और वो 1/4 का हाफ ए से ले रहा है, 1/4 का हाफ बी से ले रहा है। अगर मैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए भी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना चाहूँ तो 1:1 है। यानी 1/4 का आधा 1/8 ए पे कर रहा है और 1/4 का आधा यानी कि 1/8 बी पे कर रहा है। बट इफ मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन ज़रूरत है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो की है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। अब बैलेंस शीट लिखी गई है ए और बी की कैपिटल। मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। आपको एक ट्रिक सीखनी चाहिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ जहाँ पर उसकी जगह है उसे वहीं फिट करते चले जाएं बस। सबसे पहले मेंशन किया गया है ए का कैपिटल अकाउंट। मैंने 3 फॉर्मेट बनाए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और या नेक्स्ट पेज पे बनाई है मैंने बैलेंस शीट। ठीक है, अब जब मैं बात कर रही हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जब पार्टनर्स नए पार्टनर के एंट्री होने पर कुछ चीज़ों को दोबारा मार्केट में पता करने जा रहे हैं कि इसका रेट क्या चल रहा है। हो सकता है किसी चीज़ का रेट, यानी किसी चीज़ माने वोट, मे बी एसेट, मे बी लाइबिलिटी, किसी चीज़ की वैल्यू हो सकता है बढ़ गई हो, किसी चीज़ की वैल्यू हो सकता है कम हो गई हो। जिस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई हो, मज़ा आ गया, यानी प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जिस आइटम का रिवैल्यूएशन करने पर पता चला कि उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसे लॉस हो गया, वो डेबिट में लिखेंगे। एक और चीज़ आती है अनफोरसीन लाइबिलिटी, यानी जब हमने नए पार्टनर को एडमिट किया तो उसी टाइम हमें पता चला कि कुछ लाइबिलिटीज़ थी जो हमें पहले पता नहीं थी, अब पता चली, तो अब आपको पे करनी ही पड़ेंगी, इसलिए उसे भी आप रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखोगे। उसी तरीके से अगर सी के एडमिशन के टाइम पर हमें मालूम हुआ कि कुछ हमारी एसेट्स पड़ी थी जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं थी, तो कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ रही हूँ, ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। जितने भी ये अकाउंट्स बन रहे हैं ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, और ना ही किसी पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक डायलॉग होता है, ऑल द एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल द लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक कैपिटल अकाउंट एक फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तभी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आता है, क्योंकि फर्म की आइडेंटिटी और पार्टनर की आइडेंटिटी अलग अलग है। तो यहाँ जब भी आप लाइबिलिटी वाले किसी भी अकाउंट को आप स्टार्ट करने जाएं तो हमेशा क्रेडिट साइड से करेंगे। डेबिट, ऑल द एसेट हैव डेबिट बैलेंस, ऑल द लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ मैंने लिखा बाय बैलेंस बी डी। ए की ओपनिंग कैपिटल इसके अंदर मेंशन की गई है 40,000 और बी की कैपिटल इसके अंदर है 30,000। ये मैंने भी सी का नाम ही नहीं लिखा क्योंकि वो नया पार्टनर आ रहा है। उसके बाद आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कुछ टॉपिक्स भी हैं वो भी कवर अप होते जाएंगे। नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखी हैं। सी जो है वो 30,000 ला रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, यानी इस 30,000 रुपए के अंदर सी की कैपिटल भी है और सी का प्रीमियम फॉर गुडविल भी है।
Goodwill of the firm valued 3-year purchase of the average profit of the last 4 year. Average profit last 4 years का given already 20,000, while the normal and the cap and that can be earned with the cap. Average profit of the last 4 years are 20,000, while the normal profit that can be earned with the capital employed are 12,000 12,000. तो सुपर प्रॉफिट 8,000 हो जाएगा. एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय, ऐसी ट्रांजेक्शन्स ऐसी एंट्रीज आ रही है एग्जाम में. फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय वर्ड लिखा है बाय 12,000. यहाँ बैलेंस शीट में जो भी फर्नीचर लिखा गया है वो अपनी रियल वैल्यू से 12,000 रुपये कम लिखा गया है. मैंने यहाँ पर फर्नीचर पर डॉट लगा दिया क्योंकि फर्नीचर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है. स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू, यहाँ पर मेंशन है 2. स्टॉक की वैल्यू को घटाकर 13,000 तक कर दो. और प्रोविडेंट फंड भी रेज्ड बाय 1,000. यहाँ एक प्रोविडेंट फंड है, इसको 1,000 से बढ़ा देना है और पैसे देने हैं. क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000. अब मैंने दो चीज़ें मेंशन कर दी ए और बी की. जैसे ही मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर आई मैंने नीचे देख लिया कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन से रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, यानी कोई क्लेम है या नहीं है. कोई क्लेम नहीं है, कोई बात नहीं. जितना भी ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो. तो मैंने यहाँ लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. एंट्री ऐसे बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो. देयर आर 2 ओल्ड पार्टनर ए एंड बी और उनका ओल्ड रेशो जो है वो 5 और 3 है. तो हमने यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन को यानी कि 4,000 को 5 और 3 की रेशो में बांट दिया. ये हो गया 5/8, ये आएगा 2,500 और ये आ जाएगा 1,500. उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आइटम है वो इसके अंदर आ रही है क्रेडिटर्स बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, लाइबिलिटी साइड से रिलेटेड. मैंने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी. क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट ये थी कि 6,000 रुपये के क्रेडिटर और थे जो हम लिखना भूल गए. पहले क्रेडिटर थे 2,000, ये रहे पहले क्रेडिटर थे 2,000. 6,000 के क्रेडिटर और हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो हमने ऐड कर दिया 6,000. तो फर्म के टोटल क्रेडिटर आ रहे हैं 8,000. उसी टाइम इसे रिवैल्यूएशन में लिखना ना भूलें, तो यहाँ लिखा हमने 2 क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स कितने रुपए से और बढ़ गए हमारी लाइबिलिटी 6,000. इसको अनफोर्सीन लाइबिलिटी भी कह सकते थे जो पहले मालूम नहीं थी, अब पता चली. उसके बाद कह रहा है प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपये है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द प्रोविडेंट फंड. नॉर्मली हमने बच्चों को एडमिशन वाले चैप्टर में ये सिखा दिया कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व होते हैं, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो. लेकिन प्रोविडेंट फंड को नहीं बांट सकते हैं क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो है वो फर्म का नहीं है, फर्म के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन लोगों का है. तो 10,000 का प्रोविडेंट फंड था. नीचे बोल रहा है 1,000 का प्रोविडेंट फंड और बनाना है. तो आपने यहाँ लिखा टू प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड 1,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं वो 2 जगह आती हैं, कम से कम 2 जगह. तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर प्रोविडेंट फंड जो पहले था, प्रोविडेंट फंड जो पहले से ही बना हुआ था वो 10,000 रुपये था. ठीक, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1,000 का प्रोविजन. तो अब आपके पास टोटल प्रोविडेंट फंड हो गया कितना 11,000 बैलेंस शीट के अंदर. ठीक, अब हमारी ये पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खत्म हो गई. अब हम बात करें एसेट्स में. एसेट में एक आ रही है मशीनरी की वैल्यू 30,000 है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू हमारे पास है 30,000 रुपये. तो पूरा का पूरा 30,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा 30,000. फिर सेकंड आइटम है आपकी फर्नीचर. बैलेंस शीट की आइटम है, मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर इसके अंदर है 20,000. मैंने अंदर की साइड इसलिए लिखा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट क्या है कृपया समझें इसे. फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000. जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे के नंबर कम आए, बच्चा बोलेगा मैम को जाकर मैम मेरे नंबर बढ़ा दो, आपने टोटल गलत हो गया, तो 12 नंबर और बढ़ रहे हैं तो बढ़ा लेंगे ना. तो फर्नीचर की वैल्यू कम लिखी गई है 12,000 रुपये से. कब आपको पूरे 12,000 लेने हैं या कब डिफरेंस लेना है, ये बाय और टू वर्ड पर डिपेंड करता है. यहाँ बाय वर्ड लिखा हुआ है, यानी 12,000 रुपये से फर्नीचर की वैल्यू कम लिखी गई है, तो हम इसे इंक्रीज कर देंगे
ऐड कर देना आप यहाँ 12,000 और अब आपका फर्नीचर टोटल कितने का हो गया 32,000 का। ये फ़ायदा हो गया आपको, इसलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे बाय फर्नीचर और ये अमाउंट कितना आएगा 12,000। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आइटम है स्टॉक से रिलेटेड। वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000। यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू 15,000 लिखी गई है, लेकिन वो बोल रहा है स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस कर 13,000 तक, 2 वर्ड लिखा हुआ है। आप देखना मैं इसमें क्या करने वाली हूँ। यहाँ लिखा मैंने स्टॉक, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकती हूँ 13,000, यानी स्टॉक 2 वर्ड लिखा है। स्टॉक की वैल्यू 13,000 है, जबकि पहले स्टॉक 15,000 था। तो मुझे एक हिडन आइटम ये मिल गई ना कि स्टॉक की वैल्यू 13,000 लिखनी चाहिए थी, जबकि 15 लिखी गई है। तो 2,000 से हमें उसकी वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। तो ये 2,000 बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन में भी आना चाहिए। लॉस हो रहा है तो हमने यहाँ लिखा टू स्टॉक और ये अमाउंट लिख दिया हमने 2,000। उसके बाद एक आइटम है क्रेडिटर्स। सारी मेरी एडजस्टमेंट हो गई। अब बचे डेटर और बैंक। डेटर है इसके अंदर 15,000 के और बैंक है 6,000। डेटर बैलेंस शीट के आइटम है। मैं आ गई बैलेंस शीट में, यहाँ मैंने लिखा डेटर्स हैं इसके अंदर 15,000, पूरा 15,000 यहाँ। बैंक वाला अमाउंट मैं अंदर लिखने जा रही हूँ क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, कुछ पैसे तो वो भी लेकर आएगा। तो बैंक में ऑलरेडी पैसे हैं आपके पास कितने, 6,000 रुपये। अब बात हुई नए पार्टनर की। नया पार्टनर जो है वो टोटल 30,000 रुपये लेकर आ रहा है, जिसमें उसका प्रीमियम फॉर गुडविल भी होगा। अब गुडविल कितनी होगी, पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो रही है 24,000। कैसे, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि गुडविल जो है वो 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 8,000 सुपर प्रॉफिट, इसको नंबर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ परचेज से, तो ये 24,000 आ गया। ये तो पूरी फर्म की गुडविल है। नए वाले पार्टनर की गुडविल प्रीमियम कितना होगा, 24,000 इंटू नए वाले पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। तो नए वाले पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा 6,000। अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि ये नए पार्टनर के प्रीमियम को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर किसी बच्चे को याद ना हो, भूल गया हो, फिर भी वो जानना चाहता हो कि क्या करना है, इसकी एंट्री कैसे होगी, वो भी देख लेना। एक सेकेंड। 24,000 पूरी फर्म की गुडविल थी। नया वाला पार्टनर 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, तो उसे 6,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल आना चाहिए था। वो टोटल 30,000 रुपये लेकर आ रहा है। 30 में से 6,000 तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी 24,000। अब इसको बांटना कैसे है, ए का रेशो 5 था, बी का रेशो 3 था, यानी 5/8 और 3/8। नया वाला पार्टनर जो आ रहा है सी, वो 1/4 के लिए आ रहा है और 1/4 का आधा यानी कि 1/8 वो ए से ले रहा है, माइनस 1/8 आधा बी से ले रहा है। पर मुझे तो इस क्वेश्चन में ज़रूरत सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो की है, तो जिसमें से ये माइनस जो करवा रहे हैं ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। 1/8 यू कैन राइट 1:1 इक्वल रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल है। अब जब नया पार्टनर आता है तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आ रहा है 6,000 रुपये और 24,000 की वो कैपिटल ला रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना ला रहा है 30,000। जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। प्रीमियम क्रेडिट है, इसे डेबिट कर देना चाहिए। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 6 का आधा 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ। अब ये वाली एंट्रीज मैंने क्यों करके बताई, क्योंकि क्वेश्चन इसी से गलत हो जाता है। बैंक में पूरा पैसा कितना आया 30,000, तो ये मेरा बैंक था। बैंक में मैंने 30,000 रुपये ऐड कर दिए, क्योंकि वो कौन लेकर आ रहा है, नया पार्टनर। तो टोटल बैंक में पैसा कितना होगा 36,000। अब यहाँ पर सी की एंट्री, बाय बैंक, सी की कैपिटल है 24,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो मैंने सेकंड एंट्री की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 इसे मिलेगा और 3,000 इसे मिलेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं था। अभी वेट, अब पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल 12,000 आ रहा है, इसमें से ये एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएंगे तो प्रॉफिट आ रहा है 3,000। दिस
जितना भी ये रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है ये ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, यानी ए और बी, और रेशो है इनकी 5:3। तो 5:3 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए के हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है 1875 और बी के शेयर में आ रहा है 1125। जब ये वाला अकाउंट क्लोज हो जाएगा फिर आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करने हैं। यहाँ पर जो भी आ रहा है वो उनके क्रेडिट में जाएगा। ये तो रट्टाफिकेशन है बट कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। फर्म का खर्चा, पार्टनर की इनकम। तो ये वाला अमाउंट रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, तो वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा बाय रिवैल्यूएशन। तो ए के अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है 1875 और बी के अकाउंट में आ रहा है 1125। सी का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक। उसके बाद इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल, इस साइड का पूरा अगर आप टोटल कर लेंगे ये आ रहा है 47,375 और बी का टोटल आ रहा है 35,35625। ये क्रॉस, ये पूरा अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये वाला बैलेंस सीडी आएगा, टू बैलेंस सीडी। ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 47,375, बी का आ रहा है 35,625 और सी का आ रहा है 24,000। अब ये बैलेंस आपका यहाँ जाएगा कैपिटल में। इस बैलेंस शीट को आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बैलेंस शीट पूरा एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं बनाई जा रही। बीच में एक नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने पर बन रही है, और उसके आने पर हमने कुछ अपनी जितनी भी एसेट्स थी उनको नए सिरे से लिखा है, रीवैल्यूएट करके, कि आज मार्केट में उनका क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब ये नई फर्म की बैलेंस शीट है और नई फर्म में नया पार्टनर सी भी है। तो ए का कैपिटल अकाउंट का टोटल आ रहा था 47,375, बी का आ रहा है 35,625 और सी का आ रहा है 24,000। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल 1,26,000, 1,26,000। अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।